बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना के बावजूद माशाल्लाह से मईशत के बारे में अच्छी खबर है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $447 मिलियन रहा। माली साल में अब तक करंट अकाउंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $1.7 बिलियन खसारे में था। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब तक पहुँच गए, जो 3 साल की बुलंद सतह है। कोरोना वबा के बावजूद मुल्क की मईशत के हवाले से अच्छी खबर। मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। रवा माली साल के आगाज से ही करंट अकाउंट सरप्लस में है। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में करंट अकाउंट $44 करोड़ 70 लाख सरप्लस रहा। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $3 करोड़ 20 लाख बढ़ गया। रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 64 करोड़ तक पहुँच गया। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में करंट अकाउंट खसारे में था। गुज़िश्ता साल जुलाई से नवंबर के दौरान करंट अकाउंट खसारे का हजम $1 अरब 74 करोड़ था। हुकूमती इक़दामात के बाइस स्टेट बैंक के ज़राए मुबादला के ज़खायर $13 अरब 50 करोड़ 40 लाख तक पहुँच गए, जो 3 साल की बुलंद तरीन सतह है। माहिर मईशत समीउल्लाह तारिक कहते हैं कि कोई शक नहीं, मईशत के हवाले से आदाद शुमार मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि 5 माह में $2.5 अरब इजाफी तरसीलात ज़र हासिल हुई, जिससे डॉलर फ्लो बेहतर हुआ। एक और बड़ी कामयाबी IT सेक्टर की बरामद में 51% इजाफा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर पर तवज्जो से मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी। नंबर्स तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक की बात नहीं। $2.5 अरब हमने 5 महीने में इजाफी जो है वो रेमिटेंसेस रिसीव कर लिए, जिससे जो है वो जाहिर है कंट्री के अंदर डॉलर के फ्लो में बहुत फायदा हुआ है। दूसरा एक बड़ी खुशाइंद बात है कि IT के एक्सपोर्ट में फॉर द मंथ ऑफ नवंबर तकरीबन 51% का इंक्रीज है। गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त 4 सेक्टरों पे मेजर है। इसमें एक टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन है, अब 2 नए सेक्टर्स जो आए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों जो सेक्टर हैं ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, और जिससे जो है वो न्यू लाइंस भी निकलेंगी, नए सेक्टर्स भी निकलेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइमेट कंट्रोल भी होगा और फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, इवेंचुअली एक्सपोर्ट्स भी होंगी। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद कहते हैं करंट अकाउंट 5 माह से सरप्लस में है। इसकी बड़ी वजह तरसीलात ज़र में इजाफा है। 5 माह से हर माह तरसीलात ज़र 2 अरब से ज़्यादा रही हैं। तरसीलात बढ़ती रहेंगी तो करंट अकाउंट में बेहतरी आएगी। करंट अकाउंट की बात है तो ये 5 महीनों से जो है वो सरप्लस चल रहा है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो रेमिटेंसेस हैं। पिछले कोई 5 महीनों से बैक टू बैक जो रेमिटेंसेस का फ्लो है वो $2 अरब से क्रॉस कर रहा है हर महीने, तो हमारा करंट अकाउंट जो है बेहतर होता रहेगा। हवाला हुंडी पहले चल रहा था, बॉर्डर्स ओपन होने की वजह से रेमिटेंसेस में इजाफा होता रहेगा, वो बहुत कम हो गया है और वो बेसिकली फॉर्मल चैनल्स के थ्रू आना शुरू हो गया है। और पिछले 3-4 महीने से एक अच्छा मोमेंटम बना है। कंस्ट्रक्शन का शोबा देख लें या फिर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी इंप्रूव होना शुरू हुई है। साथ साथ हमारी एक्सटर्नल अकाउंट इसमें बेहतरी आई है, इसमें एक्सपोर्ट्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर नून लीग के रहनुमा मोहसिन रांझा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये गेजेट ऑफ पाकिस्तान में छपा हुआ जो ऑर्डिनेंस है, इसको किस तरह हुकूमत जुटला सकती है? ये हुकूमत का NRO है जो उसने अपने करप्ट वुज़रा को दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस NRO से किस तरह फायदा उठाएंगे इनके लोग। ये FATF की नेगोशिएशंस के साथ मुझे खुद हमें बड़ा अफसोस है कि हमें अब वो नाम लेने पड़ेंगे, उन लोगों का जिक्र करना पड़ेगा जिन्होंने ये कागज दिए। ये शहजाद अकबर साहब ने मुझे कागज दिया था। शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि जी ये हमारा नैब का प्रपोज ड्राफ्ट है, और शहजाद अकबर साहब ने इसके बीच में, अगर आप इस प्रपोज ड्राफ्ट को पढ़ें तो इसके बीच में जो मेन बेनिफिट देना चाह रहे हैं वो देना चाह रहे हैं BRT को, कि BRT के मंसूबे को NRO देने के लिए इन्होंने ये ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया। और ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराने का जो मकसद ये था कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट BRT के ऊपर आई है, जिसके ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, खुद जाके PTI ने, जो यहां पर ये सारा दिन यहां पे इंसाफ का और रियासत मदीना का लेक्चर पूरी पाकिस्तान की कौम को देते हैं, इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट से
स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। जिस दिन वो स्टे ऑर्डर खारिज होगा या वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगी, यही ऑर्डिनेंस जो कि अभी कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में पेंडिंग है, और इस ऑर्डिनेंस को, इस बिल को कौन परसू कर रहा है? इस बिल को लास्ट कमेटी मीटिंग में भी आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाल के देख लीजिए, उसमें भी फरोग नसीम साहब थे जो खुद आए थे इस बिल के लिए, जो कि हुकूमती एनआरओ है, और हमें पता है कि इस एनआरओ के पीछे कौन से बेनिफिशियरी हैं। इस एनआरओ के पीछे बेनिफिशियरी वो लोग हैं जो वजीर आजम हाउस में बैठे हुए हैं। इस एनआरओ में क्या चाह रहे हैं? वो बीआरटी के मंसूबे को क्लीन चिट देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जितना डिले हुआ है उस मंसूबे में, जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है कि वो मंसूबा जो कुछ अरबों पे था और खरब से ऊपर चला गया, उस मंसूबे में जितने अफसरान ने काम किया, जिन लोगों ने एडवाइस दी, जिन लोगों ने अप्रूवल्स दी, जिन लोगों ने प्राइस एस्केलेशंस को अप्रूव किया, कॉस्ट को इंक्रीज किया, कॉस्ट को इन्हांस किया, उनको एनआरओ चाहिए। और देखें इसके बीच में लिखते हैं, एहसन इकबाल साहब को तो स्टेडियम के केस में ये डाल देते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में स्टेडियम बनाया, कि जुर्म क्या है? स्टेडियम बनाया। अब इसी एनआरओ में ये कहते हैं एक्ट डन इन गुड फेथ। इसका मतलब है कि 2013 से लेके 2018 के बीच में केपीके में जितनी करप्शन हुई है, केपीके में जितनी करप्शन हुई है, बेसिकली उसको करप्शन देने का जो तरीकाकार है वो इस एनआरओ में जो हुकूमत ने ऑपोजिशन से मांगा, जिसको ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया, जिस पे ये सारी बात शुरू हुई और ये इल्जाम तराशी शुरू हुई, क्योंकि वो सिर्फ एनआरओ देना चाहते थे 2013 से 2018 तक के दरमियान जिन लोगों ने केपीके में एक पीटीआई की हुकूमत की करप्शन की। बीआरटी मंसूबा इससे बेनिफिशियरी है। अगर ये कानून मंजूर हो जाता है, आज भी ये बिल फरोग नसीम साहब जो है इसको परसू कर रहे हैं, कायमा कमेटी में ये मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने लास्ट कमेटी मीटिंग में फरोग नसीम साहब को कहा था कि हमने ना इस बिल को आप हमारी तरफ से बाहर फेंक दें, हम इस बिल की बिल्कुल हमायत नहीं करते। हुकूमत जाने और हुकूमत का एनआरओ जाने, हम हुकूमत को ना एनआरओ देंगे, ना हम हुकूमत से कोई एनआरओ मांगते हैं। और इस सारे मामले में मालम जबा, बीआरटी का केस, ग्रेनाइट की माइंस की अनलॉफुल इलीगल अलॉटमेंट्स और बिलियन ट्री जो सुनामी ट्री प्रोजेक्ट है, और उसके बाद सबसे बढ़ के जो आपके आगे एहतसाब ब्यूरो के जो चेयरमैन थे, जो इन्होंने वहां पे एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे, जिन्होंने खत लिखा था इमरान खान को कि करप्शन हो रही है और मुझे मुतलका आपके यहाँ के जो वजीर आला हैं और लोग हैं वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देते। ये उस सारी करप्शन को क्लीन चिट देने के लिए जो एनआरओ हुकूमत ने मांगा है, ये एनआरओ अभी भी कायमा कमेटी में एक दस्तावेज की शक्ल में मौजूद है। किसी भी कानूनी माहिर से आप उसके ऊपर तबसरा करा लीजिए, उसको बीआरटी का केस पढ़ा लीजिए, उसको मालम जबा का केस पढ़ा लीजिए, उसको बिलियन ट्री का केस पढ़ा लीजिए, उसको ग्रेनाइट की माइंस की अनलॉफुल अलॉटमेंट्स का केस पढ़ा लीजिए, किसी भी कानूनी माहिर से, वो आपको कहेगा कि ये जो हुकूमत का ऑर्डिनेंस है जो कि बिल की शक्ल में कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में मौजूद है, इस ऑर्डिनेंस में, इस कानून में तमाम लोग वो बेनिफिशियरी हैं जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त या सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं और या फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, और इस वक्त काबीना में भी बैठे हैं। और हमें पता है उन लोगों ने हाथ भी जोड़े हैं कुछ काम के लिए हमारे सामने। अब मैं बात नहीं करूंगा हाथ जोड़ने वाले साहब कौन थे, लेकिन मैं जरूर इतना बताऊंगा कि हाथ तब भी जुड़ते हैं जब आपकी जो आपकी कबर्ड है उसमें स्केलेटन्स हो, जब आपके खिलाफ ऐसे सबूत हो तब आप इतने गिर जाते हैं। और ये बात करते हैं फैटिव की लेजिस्लेशन के ऊपर कि वहां पे हमने कोई इस तरह की बात की। मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त की चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फैसला किया था और उन्होंने नैब के इक़दामात पे तनकीद की थी और कहा था कि नैब जो है ये विक्टिमाइजेशन कर रही है, ये पकड़ दकड़ का काम कर रही है,
یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو کیا سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے این آر او مانگا تھا آپ سے؟ کیا جسٹس باقر صاحب کا جو فیصلہ ہے، انہوں نے اس فیصلے میں جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 15 مہینے لوگوں کو جیلوں میں آپ رکھتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس ہی نہیں آیا. کیا انہوں نے این آر او مانگا ہے آپ سے؟ آپ پاکستان کی عوام کو اپوزیشن سے بدلہ لینے کے لیے پاکستان کی عوام کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے، پرائم منسٹر سے، عمران خان سے، کہ جو لوگ نیب کی کسٹڈی میں مرے ہیں ان کا خون آپ کے ہاتھوں پہ ہے. اور میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے لوگ نیب کی کسٹڈی میں مرے ہیں. اسلم مسعود صاحب، ان کی وفات ہوئی 17 اگست 2020 کو. 17 اگست 2020 کو نیب کی کسٹڈی میں اسلم محمود صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اسلم مسعود صاحب کی. انجینئر اعجاز میمن صاحب کی ڈیتھ 31 مئی 2020 کو نیب کی کسٹڈی میں ہوئی. ایڈوکیٹ ظفر اقبال مغل جو کہ پی ٹی آئی کے خود صدر تھے لیا کے، ان کی ڈیتھ نیب کی کسٹڈی میں ہوئی. اور یہ لمبی فہرست ہے. راجہ عاصم صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر صاحب، محمد ناصر شیخ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین صاحب، کیسر عباس صاحب، چودھری ارشد صاحب، محمد سلیم صاحب، پروفیسر میاں جاوید احمد صاحب، جن کو بلکہ اتنا افسوس ہمیں ہوا تھا کہ ایک استاد کا مقام یہ کہ جس کی ڈیتھ باڈی کو بھی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی. عبد القوی خان صاحب. اب بات کرنے کا یہ ہے آپ سے کہ جب آپ نے نیب کو صرف انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں، کہ اگر آپ نے ہم سے بدلہ لینا ہے ہمارے لیے یہ نیب رہنے دیں. ہم نے تو کہا تھا کہ نیب کو صرف نون لیگ کے لیے رہنے دیں، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے نیب کا، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی نیب فیس کی ہے، اب بھی فیس کریں گے. لیکن ہم نے ایک بات ان کو بار بار کی ہے کہ پاکستان کی عوام کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ جن لوگوں کے میں نے آپ کو نام بتائے ان میں سے کون سیاستدان ہیں؟ یہ پاکستان کے وہ شہری ہیں جن کو نیب کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے، ٹارچر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں. آپ یورپین کمیشن کی رپورٹ، ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. ہیومن رائٹ کمیشن یہ بات کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ جا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ این آر او مانگا؟ اور فیٹف کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. فیٹف کے اندر ہم نے گورنمنٹ کے 4 بلز ایسے تھے جس کو مخالفت ہم نے کی تھی، اور وہ بھی کیونکہ رائٹ جو پرائیویسی کا رائٹ ہے، جو رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، ہمارا ایک بنیادی حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا. یا آپ کا جو ڈگنیٹی ہے، جو ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ ہے، وہ پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. ہم نے اس پہ مخالفت کی تھی. ہم نے کہا تھا فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان 3-4 چیزوں کے اوپر ہم نے 2-3 بلز میں مخالفت کی. باقی ہم نے ان قوانین میں، اور ان کی تو جو قانونی ٹیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایتھکس سے گری ہوئی بات ہے کہ جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ تو اپوزیشن نے تیار کر کے دی تھی. ان کو 300 کے قریب چیزیں ان قوانین میں، 12 یا 13 وہ جو لیجسلیشن تھی، 300 کے قریب جو ترامیم کی تھی وہ تو اپوزیشن نے کر کے دی تھی کہ آپ ایسے قوانین مت بنائیں جس سے پاکستان کا جو بزنس مین ہے وہ افیکٹ ہو. تو اس کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں، گرے لسٹ کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی کہ ابھی بھی پاکستان کا نام گرے لسٹ میں؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، نیب جو ہے یہ بھی فیٹف کا حصہ ہے. فیٹف نے جو ریکوائرمنٹس پیش کی ہیں اس میں نیب موجود ہے. اور اگر یہ بات کرتے ہیں کہ نیب کو امینڈ کرنا ان کو کرنا پڑے گا، آج نہیں کریں گے کل کریں گے، یہ نیب اس لیے امینڈ نہیں کر رہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہم نے جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہم نیب کو یوز کر رہے ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.